हाय, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। गाइस, आप सबको पता है कि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि एक जटिल विटामिन है। साथियों, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इस वजह से साथियों विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। अब तक साथियों हमने विटामिन B1 पढ़ लिया और B2 पढ़ लिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B3 के बारे में। अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन B3 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग लगा लीजिए भैया, विटामिन B3। गाइज, विटामिन B3 से सबसे पहले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, या फिर विटामिन B3 को केमिकली किस नाम से जाना जाता है। अगर साथियों मैं दूसरे तरीके से कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। गाइज, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं लिख देता हूं साथियों, विटामिन B3 का केमिकल नेम। यह आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। साथियों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है साथियों नियासिन। नियासिन नियासिन और साथियों से दो अन्य नामों से भी जाना जाता है भैया इस B3 को, जैसे कि निकोटेनिक अम्ल और साथियों निकेटिन। ये देखिए भैया, यह है भैया विटामिन B3 के रासायनिक नाम। आपके एग्जाम में नियासिन आ सकता है, निकोटेनिक अम्ल आ सकता है और भैया निकेटिन आ सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। गाइज, इस लाइन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखिए भैया, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। इन तीनों में से साथियों कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए आपको तीनों ही याद करने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है साथियों कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। कुछ इस तरीके से साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकोटेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? क्या पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? अब देखिए, विटामिन B3 के सोर्स के बारे में बात करते हैं। सोर्स, स्रोत के बारे में। ऐसा क्या खाए साथियों हम जिससे हमें भैया विटामिन B3 प्राप्त हो या B3 मिले? तो देखिए भैया, मछली, अंडा, दूध, मशरूम, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में साथियों सभी आती है, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, चने का साग। ये सभी साथियों हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे कि दही, छाछ, पनीर, इसके अलावा बटर, ये सभी साथियों विटामिन B3 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मछली, अंडा, ये सभी साथियों क्या है, विटामिन B3 के अच्छे स्रोत है। तो अगर आप इनको खाओगे साथियों तो आपको डेफिनेटली साथियों विटामिन B3 जरूर मिलेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर स्रोत से साथियों, तो इनमें से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बात क्लियर है? अब तक आपको दो चीजें याद हुई या नहीं हुई, केमिकल नेम और साथियों इसके सोर्स। अब पढ़ते हैं साथियों इनके कार्य कि भैया विटामिन B3 का कार्य क्या है।
इसका फंक्शन क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था साथियों, विटामिन बी1 में भी बताया था और बी2 में भी बताया था। होता क्या है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में साथियों ये विटामिन सहायक होते हैं। कौन कौन सहायक होता है? तो विटामिन बी1 भी सहायक होता है, बी2 भी सहायक होता है और साथियों बी3 भी सहायक होता है। तो आप लिख लीजिए भैया, नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक। कौन कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन बी1, बी2 और बी3 तीनों ही विटामिन सहायक होते हैं। बात क्लियर है? पहला कार्य समझ में आया। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो भैया विटामिन बी1, बी2 और बी3 आपको याद रखने हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरा कार्य की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान रखना है जो होता है कोलेस्ट्रॉल, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है साथियों, उस कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में सहायक होता है विटामिन बी3। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में सहायक होता है या कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में सहायक होता है। तो साथियों ध्यान रखना है, विटामिन बी3 होता है भैया, ये कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में सहायक होता है। तो लिख लीजिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है भैया? तो विटामिन बी3 सहायक होता है। बोलो, क्या आपको इतनी बातें याद हुई या नहीं हुई? अगर साथियों ये सभी बातें याद हो गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया नियासिन है, निकोटेनिक अम्ल है, या फिर आप कह सकते हो कि निकेटिन है, निकेटिन अम्ल भी बोल सकते हो। बात क्लियर है? सोर्स के बारे में बात करें साथियों, तो मछली हो गई, अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है साथियों वो हो गए, मशरूम है, हरी पत्तेदार सब्जियां है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग, ये सभी सब्जियां आती है साथियों। बात क्लियर है? इसके कार्य की बात करें साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। कौन कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो भैया विटामिन बी1, बी2 और बी3 ये तीनों विटामिन साथियों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होते हैं। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? अगली बात करें साथियों, तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भी सहायक होता है साथियों विटामिन बी3। साथियों बहुत कम चांस होता है कि भैया यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों इस विटामिन की कमी से। तो अगर साथियों आपको ये सभी बातें याद हो गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ और विटामिन बी3 की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वास्तविकता में हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। ओके भैया, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? विटामिन बी3 की कमी से होने वाली बीमारी। अगर आपको पता है साथियों कौन सी बीमारी होती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने सुन रखा होगा साथियों पेलेग्रा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो भैया ध्यान रखना है विटामिन बी3 की कमी से होता है। बात क्लियर है साथियों? इस पेलेग्रा को 4D रोग के नाम से भी जाना जाता है।
4D रोग के भी नाम से जाना जाता है। 4D 4D क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला की डी अक्षर से स्टार्ट होने वाले इसमें साथ हम 4 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए भैया इसे 4D रोग भी कहा जाता है। मार्कर में साइड डाल लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? पेलेग्रा होता है। और पेलेग्रा को क्या कहा जाता है साथियों? 4D रोग भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाले साथियों इसमें हम 4 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले बात आती है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इसमें क्या होता है साथियों? आपकी जो अंगुलियों के बीच में साथियों खुजली होती है, अंगुलियों के बीच खुजली होती है, बहुत तेज खुजली होती है साथियों आपके अंगुलियों के बीच में, यहाँ पर हाथ में पैर में। तो आप क्या करते हो? खुजाते हो। और जब खुजलाने से होता है क्या है साथियों? अंगुलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और साथियों ये बीमारी ही क्या कहलाती है? डर्मेटाइटिस कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? डर्मेटाइटिस कहलाती है। और साथियों मुख्यतः साथियों जो पेलेग्रा बीमारी है भैया वो ही है साथियों ये डर्मेटाइटिस। इस पेलेग्रा में क्या होता है? अंगुलियों के बीच में साथियों खुजली होती है, और जब आप खुजलाते हो साथियों तो इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन ही साथियों क्या कहलाता है? पेलेग्रा कहलाता है। बात क्लियर है? तो पहली बीमारी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंगुलियों के बीच में साथियों अगर खुजली हो रही है और उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो भैया वो कौन सी बीमारी है भैया? तो वो है डर्मेटाइटिस। बात क्लियर है? दूसरी बीमारी देखिए, दूसरी बीमारी है साथियों डायमेंशिया। डायमेंशिया इसमें क्या होता है साथियों? आपकी जो याददाश्त है ये कमजोर हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। इसमें क्या होता है साथियों? आपकी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो भैया विटामिन B3 की कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। बात क्लियर है? तीसरी बीमारी देखिए भैया जो कि डी अक्षर से स्टार्ट होती है, डायरिया। डायरिया आप जानते हो सभी साथियों, डायरिया क्या होती है? लगातार आपको जो उल्टी और दस्त आते हैं साथियों, उल्टी और दस्त को ही साथियों क्या कहा जाता है? डायरिया। अगर साथियों इतनी सारी बीमारी आपको रेगुलर होती है साथियों, लास्ट एंड फाइनल इसमें क्या होता है साथियों? आपकी डेथ हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो भैया ये है 4 बीमारी जो कि विटामिन B3 की कमी से होती है, जो कि भैया विटामिन B3 की कमी से होती है। डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया और डेथ। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? अंगुलियों के बीच में इचिंग होती है, खुजली होती है। जब आप खुजलाते हो साथियों तो इन्फेक्शन हो जाता है, और वो बीमारी साथियों डर्मेटाइटिस कहलाती है या फिर पेलेग्रा कहलाती है। बात क्लियर है? डायमेंशिया की बात करें तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, डायरिया की बात करें तो उल्टी दस्त आता है, और डेथ यानी कि फाइनली आपकी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इतनी सारी बीमारी है साथियों तो फिक्स है कि उसकी मृत्यु तो आसान है। तो ये चारों बीमारी साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, इसे 4D रोग भी कहा जाता है। 4D यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली 4 बीमारियां, इसलिए कहा जाता है 4D। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, आप ये बात भी लिख सकते हो कि आपकी त्वचा पर संक्रमण होता है इस बीमारी में, क्योंकि त्वचा पर संक्रमण होता है। अंगुलियों के बीच में खुजली हो रही है ना, त्वचा पर इन्फेक्शन होता है, ये होती है भैया डर्मेटाइटिस। इतनी बात क्लियर है? और देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो B3 है साथियों ये भैया जल में घुलनशील होती है।
B1 हो साथियों, चाहे B2 हो, चाहे B3 हो, चाहे B5 हो, चाहे B6 हो, चाहे B7 हो, B9 या B12, या फिर साथियों विटामिन सी हो, ये सभी साथियों जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील की बात करें साथियों तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी विटामिन साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। इस जगह से भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बस इतना ही साथियों जो मैंने पढ़ाया है, बस इतना ही आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर साथियों मैं चाहूँ तो जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एग्जामिनर के ऊपर है वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। इसलिए जो मैंने पढ़ाया है साथियों बिल्कुल सटीक पढ़ाया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल साथियों B5 के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।